बहुत धन्यवाद प्रियंका। आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित सुधी श्रोता, आज जैसा कि विदित है, हम भारतीय साहित्य का राष्ट्रीय स्वर और प्रसाद के नाटक विषय पर बातचीत करने के लिए एकत्र हुए हैं। यदि आप स्कंदगुप्त की पहली पंक्ति पर ध्यान दें, मैं कोशिश करूंगी कि पाठ केंद्रित बात करूं और कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करूं, क्योंकि ब्रेविटी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला है। तो हम, जैसा मैंने कहा कि स्कंदगुप्त की जो पहली पंक्ति है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्वयं को कर्ता कहने की बलवती स्पृहा मनुष्य से कितना बेगार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिक अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। आप ध्यान दें कि जयशंकर प्रसाद का नायक ही हो सकता है जो अधिकार सुख के प्रति उदासीन है और कर्तव्य की वजह से वो इस अधिकार की लड़ाई में प्रवृत्त होता है। वो उसकी बुनियादी इच्छा नहीं है। हम जानते हैं कि हर लेखक अपने युग की निर्मिति है। कोई लेखक अपने युग से कट कर कुछ नहीं लिखता। तो हमें समझना होगा कि वो कैसा दौर था, वो कैसा समय था जिसमें जयशंकर प्रसाद ने नाटकों की रचना की, और नाटकों की रचना उन्होंने क्यों की। तो नवजागरण में आप जानते हैं कि जो पहला उसका दौर है, उसके दो प्रमुख घटक या आयाम कह लीजिए, एक राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन और दूसरा सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया, या जिसको लोग कह रहे हैं भारत बोध या सांस्कृतिक बोध या अपने आत्म गौरव को जगाने की भावना। क्योंकि जिसके भीतर आत्म गौरव नहीं है वो अंग्रेजों से क्या लड़ेगा। तो प्रसाद एक ऐसे समय में लिख रहे हैं जो पहले का समय भी आप याद करें तो कवि वचन सुधा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सोजे वतन की प्रतियां जब्त कर ली गई थी, और प्रसाद जानते थे कि सीधे सीधे अपनी बात कहना मुमकिन नहीं है। संभव है, आप ये भी ध्यान रखिए कि बंगाल में डीएल रॉय भी नाटक लिख रहे हैं, वो भी ऐतिहासिक नाटक लिख रहे हैं, और प्रसाद भी उनके कुछ समय बाद नाटक लिख रहे हैं। प्रसाद भी ऐतिहासिक नाटक लिख रहे हैं। क्यों ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं प्रसाद? क्योंकि सीधे सीधे यदि अपनी बात कहना मुमकिन होता तो सोजे वतन की प्रतियां जब्त न की गई होती। इतने बड़े साहित्य जो उस समय बहुत कुछ लिखा जा रहा था, उसकी कई प्रतियां जब्त न की गई होती। रॉलेट एक्ट आ चुका था। इसलिए प्रतिहास, जहां एक और डीएल रॉय जब ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं वो मुगल काल को चुनते हैं, और प्रसाद जब ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं तो वो किस कालखंड को चुनते हैं, ये ध्यान देने की बात है। वो कालखंड है मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश, या बहुत आगे खींच लूं तो 640 हर्षवर्धन के समय, इससे आगे प्रसाद जाते ही नहीं है। क्या वजह है कि वो मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश समय के इस कालखंड को चुनते हैं? इसलिए क्योंकि वो भारत का उत्कर्ष काल था। वो एक ऐसा समय था जो हमारे भीतर अपनी अस्मिता के प्रति, अपने गौरव के प्रति एक ऐसी धारणा जगा देता जिससे कि हम इस लायक हो जाते कि हम किसी विदेशी ताकत का मुकाबला करें। तो इसलिए प्रसाद एक खास कालखंड को सोच समझ कर चुनते हैं, और वो ऐसा समय है जिस पर हम अभिमान कर सकते हैं, जो हमारे गौरव का समय है। उस कालखंड को लेकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों की रचना करते हैं, और यही वजह है कि भाषा संस्कृतनिष्ठ है, जिसको लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे कि प्रसाद की भाषा अभिनय है, समझते नहीं हैं लोग। पर मैं जानना चाहती हूँ, शेक्सपियर को जो बड़ा नाटककार बताते हैं, क्या शेक्सपियर की अंग्रेजी समझ पाते हैं? तो हमें सोचना होगा कि एक क्लासिक नाटककार की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा प्रयास करना होगा, और वो किस कालखंड, किस दौर को लेकर नाटक लिख रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा।
दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहती हूँ कि जब कोई विशेष कालखंड मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश को आधार बनाकर नाटक की रचना करते हैं तो उद्देश्य क्या है? देखिए, नाटक एक ऐसी कला है जो जागृति का मंत्र तत्काल लोगों तक पहुंचा सकती है। आह्वान के गीत लिखे हैं प्रसाद ने, लगभग 103 गीत आपको उनके नाटकों में देखने को मिलते हैं, और वो ऐसे गीत हैं जो सोयों को जगाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि प्रसाद कैसे नाटक लिख रहे हैं और उनका उद्देश्य इन नाटकों को लिखने के पीछे क्या है। इन नाटकों को लिखने के पीछे जो जागृति का, जो देश प्रेम का, जो अलख जगाने का काम प्रसाद ने किया है एक सोए हुए देश में, वो अभूतपूर्व है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि प्रसाद के नाटकों में समष्टि के लिए, सर्वभूत हित कामना के लिए व्यक्ति के त्याग, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के त्याग की बात आती है। जब आज जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ही मनुष्य का बी एंड ऑल है। सेल्फी के युग में जी रहे हैं, हर आदमी सिर्फ अपना विज्ञापन करने में मगन है। और ऐसे समय में प्रसाद इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि प्रसाद के नाटकों में एक बड़े कारण के लिए, एक बृहत्तर कारण के लिए मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ऐसे छोड़ देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये आदर्श प्रसाद के नाटकों में कहां से आए? इसलिए ये आदर्श आपको नजर आते हैं क्योंकि आप उस युग पर ध्यान दीजिए जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही, जब इलाहाबाद की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे गूंज रहे हैं। ऐसे समय में प्रसाद का रचना कर्म, उनका उर्वर रचना कर्म आकार ले रहा है। जब लोगों को फांसी दे दी जा रही है और लोग अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं, इसलिए उनके नाटकों में जो ये महत् चरित्र है, यदि किसी एक चीज के लिए प्रसाद के नाटकों को याद रखा जाएगा और संसार के सर्वोत्तम नाट्य साहित्य से उसकी तुलना की जाएगी तो वो है उनके विराट चरित्र। जिस विराट नाटकीयता के दौर में प्रसाद लिख रहे हैं उसी में चंद्रगुप्त, चाणक्य और स्कंदगुप्त मुमकिन थे, उसी में ध्रुव स्वामिनी मुमकिन थी। आज संभवतः जिस बौनी दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें ऐसे महत् चरित्र मुमकिन ही नहीं है। आप देखिए बुद्धिजीवियों को किस तरह ललकारते हैं प्रसाद। आज के बुद्धिजीवियों को देखिए और उस समय दांडायन कहते हैं, मैं किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदूक बनने के लिए नहीं हूं। आज कौन कहता है? और प्रसाद के यहाँ जो ब्राह्मणत्व है, आज जो बुद्धिजीवी हैं और उस समय के बुद्धिजीवी देखिए, चाणक्य कहता है ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है, न किसी के अन्न से पलता है, वो स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। ये जो ब्राह्मण है ये किसी जाति वाला ब्राह्मण नहीं है, ये शिखाधारी, टीकाधारी, जाति विशेष का संबोध को सिर्फ द्योतित करने वाला ब्राह्मण नहीं है। ये शाश्वत सार्वभौम बुद्धि वैभव है जो प्रसाद के यहाँ ब्राह्मणत्व के रूप में दिखता है, जिसमें दिशा निर्देश की सामर्थ्य है, जो देश को आगे ले जा सकता है, जो मार्ग दिखा सकता है, जो गुरु है, जो शिक्षक है और सही मायने में जिसके अंदर गुरुता है, वो ब्राह्मण आपको प्रसाद के नाटकों में नजर आता है। वही ब्राह्मण ये कह सकता है कि मैं अमृत होकर जीता हूं। उसको कोई क्या दे पाएगा और उसे क्या चाहिए? सुवासिनी की याद आती है लेकिन छोड़ देता है। ये चाणक्य है देश के लिए। अलका को देखिए, अलका कहती है पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है। अपने देश से जो प्रेम है वो उसके अणु अणु में है। वो कहती है मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, मैं इनको छोड़कर और कहां जाऊंगी यवन। ये अलका है। जब प्रसाद देखते हैं कि क्षेत्रीयता की भावना से राष्ट्रीयता बाधित हो रही है, आप याद रखें कि संविधान नहीं आया है उस समय
और भारत की कल्पना एक मानसिक संकल्पना है, तब प्रसाद कहलाते हैं सिहरण से कि मालव और मागध को छोड़कर जब तुम आर्यावर्त की बात करोगे तभी यह मिलेगा। मालव और मागध, आज आप देखें जब मुंबई से इतने लोगों को भैया कहकर भगा दिया गया तो क्या हुआ? अभी बात हो रही थी कि दक्षिण में क्योंकि वो ज्यादा टैक्स पे करते हैं इसलिए दक्षिण के राज्यों को एक अलग देश बना दिया जाए, क्योंकि उनके टैक्स से बीमारू लोगों को पैसा दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं भारतीयता की जो वो भावना है, जो वो चेतना है, जो वो मानसिक संकल्पना है, जो अवधारणा है, वो खंडित हो रही है। इसलिए आज प्रसाद को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रसाद ही हमें समझाते हैं चिर तृषित कंठ से तृप्ति विधुर, यह एक अकिंचन अति आतुर, धीरे से उठता है पुकार, मुझको न मिला रे कभी प्यार। और प्रसाद ही उत्तर देते हैं, पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही है सब, तू क्यों फिर उठता है पुकार, मुझको न मिला फिर कभी प्यार। ये प्रसाद जहां हर आदमी मेरे लिए, मुझे हाय ये मिल जाए कि दुनिया में हम जी रहे हैं, जहां भौतिक संग्रह, मैडोना गाती है ना आई एम अ मटीरियल गर्ल, वो दुनिया में पॉप गायिका आई एम अ मटीरियल गर्ल को पूरे युग की मनुष्य की, युवा वर्ग की चेतना को के बारे में बात करती है, तब प्रसाद को पढ़ना जरूरी है। प्रसाद कामना में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कि पृथ्वी के संसाधनों को जिस तरह हम उनका दोहन कर रहे हैं इसको रोकना चाहिए। और एक चरित्र है उसमें तिनका, आप देखिए कि कैसे प्रसाद एक तिनके का मानवीकरण कर रहा है और वो तिनका गा रहा है, पृथ्वी की श्यामल पुलकों पे सात्विक स्वेद बिंदु रंगीन, नृत्य कर रहा उड़ता हूं मैं मलयानिल से हो स्वाधीन, ये तिनका गा रहा है। तो जिस प्रसाद के भीतर ये संवेदना है, ये भावना है कि सिर्फ मनुष्य नहीं, मानवेतर जीवन भी, हमारी भारतीय जो परंपरा है, जिस पर हमें गर्व है, जिस गर्व को का ढिंढोरा पीटते हम नहीं थकते, हमें ध्यान रखना होगा वो है क्या। देखिए 6वां दशक में विजयदेव नारायण शाही ने अद्भुत बात लिखी है। वो कहते हैं यह नाटकीयता सिर्फ छायावादी काव्य की ही नहीं, प्रसाद और प्रेमचंद के आसपास के गद्य को भी संपन्न करती चलती है। इसमें इतनी शक्ति थी कि बगैर स्टेज के भी प्रसाद को नाटकीय नाटक लिखना संभव हो गया। अगर प्रसाद को स्टेज की कोई जीवित परंपरा मिली होती तो उनकी अपनी प्रतिभा और युग की लय दोनों मिलकर हिंदी नाटक में कैसी विशाल छवियां उत्पन्न करती, यह कल्पना की चीज है। रंगमंच के अभाव में हुआ यही कि प्रसाद के नाटकों की नाटकीयता कमजोर स्ट्रक्चर में भरी नहीं रह पाती, उबल उबल कर गिर पड़ती है। लगता है झीनी चादर पर ओरोरा बोरियोलिस नॉर्दर्न लाइट्स को कहते हैं, जो डेनमार्क और नॉर्वे के आसपास दिखाई देती है। ओरोरा बोरियोलिस के रंगों की चमत्कृत करने वाली भागदौड़ हो रही हो और चादर इस सारे उत्सव को संभाल न पा रही हो। वस्तुतः शिल्प की यह कठिनाई छायावादी युग के साहित्य की सर्वांगीण कठिनाई है। उस साहित्य का हुलास शिल्प के कटोरे में नाप तौल कर भरा पूरा न रहकर बार बार छलक पड़ता है। ये प्रसाद है। देखिए जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपकी संवेदना, राकेश बारीक मच्छिकारी के नाटककार है, इसलिए शिल्प की कसावट उनके नाटकों में मिलती है। प्रसाद जीवनोत्सव, जीवन के हुलास, एक 73 मनुष्य की संकल्पना के नाटककार हैं। एक ऐसे नाटककार हैं जिनके भीतर जो उनके नाटकों का स्रोत वो अक्षय मनुष्य है और उसकी विजय की वो बात करते हैं। एक छोटे छोटे जो चरित्र हैं, रामा जैसे, वो अपने पति को ललकारती है,
शर्मनाक को ललकारती है कि कैसे तुम करोगे, देखते हैं। यदि आप ऐसे चरित्रों पर गौण, जिन चरित्रों को हम कहते हैं, प्रसाद के नाटकों में वो चरित्र अविस्मरणीय है। रामा को पढ़े बिना आप स्कंदगुप्त तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। रामा को पढ़े बिना आप चंद्रगुप्त तक नहीं पहुंच सकते। और इसी तरह रामा को पढ़े बिना आप स्कंदगुप्त की पूरे मिजाज को, उसकी चेतना को नहीं समझ सकते। और इसी प्रकार आप सिंहरण और अलका के बिना चंद्रगुप्त को नहीं समझ सकते। तो प्रसाद के नाटकों में आप देखिए, वो सिर्फ एक नाम रख देते हैं। आज हम इतना मेहनत करते हैं शीर्षक ढूंढने में, वो सिर्फ एक नाम रखते हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी को देखिए, वो धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उस दौर में विवाह संस्था पर जब निर्मला तिल तिल करके गल रही है अनमेल विवाह में, ध्रुव स्वामिनी प्रश्न चिन्ह लगाती है। प्रसाद के यहाँ आपको देह राग की स्वीकृति मिलती है। प्रसाद कहते हैं कितना अनुभूतिमय था यह एक क्षण का आलिंगन। प्रसाद के यहाँ ध्रुव स्वामिनी है जो कहती है कि आज ये फैसला हो जाए कि मैं कौन हूं। ये ध्रुव स्वामिनी। आप उस समय की स्त्री के बारे में सोचिए, जब घर और बाहर रविन्द्रनाथ ठाकुर का आया, उस समय में किस तरह की स्त्री थी और ध्रुव स्वामिनी कैसी स्त्री है। और ये सब स्त्रियां प्रसाद एक ऐसे, मैं कहती हूँ कि एक ऐसी विजन प्रसाद के नाटकों में दिखाई देती है, एक ऐसे दिवा स्वप्न उनके नाटकों में दिखाई देते हैं, एक ऐसा यूटोपिया उनके नाटकों में दिखाई देता है जिसमें कि स्त्रियों को भी वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को प्राप्त हैं। और साथ ही साथ जो, क्योंकि प्रसाद सत्ता के इर्द गिर्द के नाटक बुन रहे थे, और क्योंकि उनका समय गुप्त वंश है या मौर्य वंश है, इसलिए राजा है। और जो अभिजातवादी प्रसाद को कहते हैं, उन्होंने प्रसाद को ठीक से पढ़ा नहीं है। तो यदि आप प्रसाद को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ना तो वो ब्राह्मणत्व को उस ब्राह्मणत्व की तरह रखते हैं जिसकी आप निंदा करते हैं, और ना ही प्रसाद के यहाँ वैसा अभिजात्यवादी चिंतन है। भाषा उनकी ताकत भी है, उनकी सीमा भी है। ताकत इसलिए क्योंकि प्रसाद की भाषा, आप जब बोलता है चरित्र, कोई भी चाणक्य, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, सुनने को आप बाध्य होते हैं। आप सोचते हैं कि सोचूं इस पर ये क्या कह रहे हैं। तो उनकी ताकत है। अभी पहले वक्ता ने कहा कि बड़े नाटक होते हैं जिसमें उद्धरण होते हैं, मैं सहमत हूं। बड़े नाटक, क्लासिक नाटक वो होते हैं जिनको यदि आप कथा नहीं जानते तो भी उनका कोई भी अंश यदि आप पढ़ें या कुछ पंक्तियां पढ़ें, जिसको हम अंग्रेजी में वन लाइनर कहते हैं, तो वो सार्वभौम होती हैं, वो सार्वकालिक होती हैं। अब किसी नाटक को उठाकर देख लें, शेक्सपियर में देख लें, फेस इज द इंडेक्स ऑफ वंस माइंड। Age cannot wither nor custom stale her infinite variety. Other women cloy the appetites they feed. She makes hungry where most she satisfies. अब किसी शेक्सपियर के नाटक को पढ़ें, उसमें आपको 40 वन लाइनर्स मिलेंगे और छोटे छोटे कोटेशंस मिलेंगे जो कि आप सालों साल याद रखेंगे, जिसको संदर्भ से हटाकर भी आप यदि पढ़ें तो भी वो मायने रखते हैं। आप राकेश को देख लीजिए, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जितने भी निक्षेप के कथन आपको मिलेंगे आषाढ़ में, वैसे ही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रसाद के नाटकों में उस मनुष्य का जय घोष है जिसके लिए जयशंकर प्रसाद कहते हैं, विजयिनी मानवता खोजते, विजयिनी मानवता।